ठीक है, आवाज आ रहा सभी को? जो भी ऑनलाइन है उन लोग चैट बॉक्स करके अपना जो भी क्वेरी से बताएंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जो है सीएससी का आ गया है। क्या है नोटिफिकेशन में, कितने पोस्ट है टोटल? टोटल 360 पोस्ट। इलेक्ट्रिकल के लिए कितने पोस्ट है? इलेक्ट्रिकल के लिए कितने पोस्ट है? 173 पोस्ट। टोटल इलेक्ट्रिकल के लिए 173 पोस्ट। तो इसको पढ़ना कैसे? ठीक है, देखिए 173 पोस्ट है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट, सबसे ज्यादा पोस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन में। कितना है इस पर डिस्ट्रीब्यूशन? 137 के आसपास है ना। डेटा एग्जैक्टली नहीं पता, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, और ट्रांसमिशन, ये तीन अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। सबसे कम पोस्ट है ट्रांसमिशन में और सबसे ज्यादा पोस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तीनों पोस्ट है। और उसके बाद जो है एग्जाम्स कैसे हो, एग्जाम्स में हमारा 80% टेक्निकल आने वाला है, 80% टेक्निकल आने वाला है, और 20% क्या आ जाएगा? 20% आपका नॉन टेक आएगा। नॉन टेक में क्या रहेगा? नॉन टेक में जनरल अवेयरनेस है, और क्या है, और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी वगैरह ये सब चीजें रहेगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को टेक्निकल पढ़ाऊंगा। टेक्निकल में क्या क्या पढ़ना है उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस। टेक्निकल में पढ़ना है आपको ऑल सब्जेक्ट्स बट नॉट इन डीप। ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है डीप में? क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या दिया है? मिनिमम क्वालिफिकेशन अपने को डिप्लोमा दिया है। हमको डिप्लोमा दिया, 3 ईयर डिप्लोमा दिया। तो इसी कारण से ज्यादा डीप में किसी चीज को नहीं पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। आई बात समझ में? तो ये आपका इतना सारा चीज है। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे, कौन कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ोगे, उसका कोई डिसीजन लिए हो? कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ोगे, क्या चीज ज्यादा आ सकता है? सबसे ज्यादा पढ़ोगे मशीन, सबसे ज्यादा जो पढ़ोगे वो मशीन, सबसे ज्यादा मशीन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ोगे पावर सिस्टम। ठीक है, और मैं इसी सीक्वेंस में, मतलब मशीन के बाद में नेटवर्क पढ़ाऊंगा, तो नेटवर्क का बेसिक भी आपको अच्छे से आना चाहिए। सभी सब्जेक्ट का बेसिक जानकारी रख लो, क्वेश्चन बना लो तो निकल जाए काम से। नेटवर्क के बाद पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके लिए मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप अच्छे से पढ़ लो। कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ना, डिप्लोमा वाले कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ते, इसलिए कंट्रोल सिस्टम अपने को नहीं पढ़ना। अरे बात समझ में? ये सब चीजों के ऊपर अपन मेन फोकस करेंगे। हाँ, आ जाइए। तो मैं आप लोग का मशीन से चालू करूंगा, इलेक्ट्रिकल मशीन से आप लोग का चालू करूंगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन को चालू करेंगे। जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप लोग को आवाज आ रही है अच्छे से? चैट बॉक्स में बताइए, चैट करके बताइए।
हो गया। इलेक्ट्रिकल मशीन चालू करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे पहले चालू करते हैं मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है? मैग्नेटिक सर्किट विच, देखो कोई भी मशीन जो है उसका सबसे मेन चीज क्या है? मैग्नेटिक सर्किट। सबसे मेन चीज, उसको फील्ड सर्किट भी कहते हैं। मैग्नेटिक सर्किट को फील्ड सर्किट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिक्स क्या है मैग्नेटिक सर्किट की? एक इलेक्ट्रिकल मशीन में किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की जरूरत है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रिकल मशीन की अगर बात करें कि कौन सा प्रिंसिपल पे चलती है, ठीक है, तो मशीन्स बेसिकली अगर हम लोग बोलेंगे तो दो तरह की मशीन होती है। एक होता है स्टैटिक मशीन। स्टैटिक मशीन क्या हो जाएगा? जो मूव नहीं करता। ठीक है, जो मूव नहीं करता। ठीक है, वन विच डजंट मूव। तो कौन सा मशीन है जो मूव नहीं करता? ट्रांसफॉर्मर, ये मूव नहीं करता। ठीक है, तो इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ, हर एक में इंड्यूस ईएमएफ होता है। ठीक है, कोई भी मशीन होता है उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ इज स्टैटिक। स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होता है। स्टैटिक और डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है बताता हूँ। और दूसरा होता है डायनामिक मशीन्स। डायनामिक मशीन्स क्या हो जाएगा? डायनामिक मशीन्स जो मूव करते हैं, वन विच मूव्स। ठीक है, जो मूव करता है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो हमारा जितना भी मोटर है, सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, ये सारे मोटर आ जाएंगे डायनामिक मशीन। और मोटर ही जनरेटर की तरह भी काम किया जा सकता है, इसलिए समझ में। तो ये हो जाएगा मोटर और जनरेटर दोनों डायनामिक मशीन में आ जाएंगे। अब मशीन जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑल मशीन वर्क ऑन Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. ठीक है, जितने भी मशीन है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करते हैं। तो ये क्या होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की? कहीं भी अगर आपका फ्लक्स लिंकेज में चेंज होता है, कहीं भी आपके फ्लक्स लिंकेज में चेंज होता है। यहाँ पर साई क्या चीज है? साई हमारा है फ्लक्स लिंकेज। साई क्या चीज है? हमारा फ्लक्स लिंकेज। तो फैराडे लॉ क्या बोलता है? कहीं पर भी अगर फ्लक्स लिंकेज में चेंज होता है, ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। कहीं पर भी फ्लक्स लिंकेज में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब ये फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? n into phi के बराबर, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स के बराबर। ठीक है, ये फ्लक्स वगैरह क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी बन जाता है। एक्चुअली ये माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है। जब इसका लेंथ लॉ लग जाता है ना, तो ये माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है। तो अभी फिलहाल फैराडेज लॉ ही बताया हूं। E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी मैग्नीट्यूड के हिसाब से
इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। अब ये डी फाइव बाई डी टी कैसे हमको मिलता है? तो डी फाइव बाई डी टी का मतलब होता है चेंज इन फ्लक्स, मींस चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव बाई डी टी कैसे हमको मिल सकता है? या तो फ्लक्स इज टाइम वेरिंग, फ्लक्स जो है वो समय के अनुसार बदलने वाला फ्लक्स प्रोड्यूस करता हूं। कैसे मिलेगा ये? एक ऐसे करंट से मिलेगा जो अल्टरनेटिव करंट होगा। तो हमको कैसा फ्लक्स मिल जाएगा? हमको अल्टरनेटिव फ्लक्स हो जाएगा, टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है। दूसरा क्या है कि दूसरा तरीका क्या है? फाइव कैन बी वेरिड बाय वेरिंग डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेट। कंडक्टर और मैग्नेट के बीच में दूरी बढ़ाते कम बढ़ाते घटाते रहो। जैसे मान लो क्या है, दो सिस्टम, एक मशीन का सिस्टम है ये वाला, ठीक है, ये दो सिस्टम है, ये मशीन का सिस्टम है, ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं कंडक्टर, कंडक्टर सिस्टम। इसी को क्या बोला जाता है? कंडक्टर सिस्टम को आर्मेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्मेचर कहा जाता है। और ये दूसरा सिस्टम है, ये क्या है? फील्ड है। जो मैग्नेट बनाता है वो क्या है? फील्ड है। तो क्या कर सकते हो? या तो ये कर सकते हो कि ये जो फील्ड है यही बदलते रहे, कंटिन्यूअसली बदलते रहे। समझे? कैसे बदलेगा? घूम के नहीं बदलेगा। इसमें जो करंट बन रहा है, इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अल्टरनेटिंग बनाती है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा चेंज होता रहेगा उसके। तो एक तरह से इस तरह से ईएमएफ प्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या किया जा सकता है? इसको आगे पीछे इनके बीच में जो दूरी है उसको कम ज्यादा करते हैं, इसको फिक्स रखो। समझे? इसका मैग्नेटिक फ्लक्स को फिक्स रखो, इसकी दूरी कम ज्यादा करते रहो। तो क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमें मिल जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिल जाएगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। सारी बात समझिए। ईएमएफ और टॉर्क दोनों साथ साथ ही चलते हैं। वो मैं आगे चल के जब मशीन पढ़ाऊंगा, जब डीसी मशीन वगैरह जो रोटेटिंग मशीन बताऊंगा तो ये चीज बताऊंगा। समझ बात? तो ये चीजें हैं, इसको पहले नोट करो, फिर उसके बाद मैं मैग्नेटिक सर्किट में आऊंगा कि मैग्नेटिक सर्किट में कौन कौन से टर्म से क्या बदल जाता है। ठीक है, चलिए नोट करिए। आप सभी लोगों को ग्रुप टीच मीट का एक ग्रुप लिंक भेजूंगा मैं, जो ग्रुप बना है ना अपना व्हाट्सएप में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सारे क्लासेस जो है रिकॉर्ड होंगे। अगर कोई क्लास छूट जाती है गलती से या किसी को दोबारा देखना है तो उससे देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले जो भी डाउट होगा चैट बॉक्स में लिखिएगा आप। अगर कुछ को रिपीट करना होगा तो अभी चैट बॉक्स में लिखेंगे।
हो गया। तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या टर्म्स आते हैं। सबसे पहला टर्म आता है जिसको बोला जाता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, समझे? जो फोर्स या जो फोर्स कह सकते हैं जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। देखो सिंपल सा कॉइल है, अगर कॉइल में अगर हम लोग तार लपेट देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला केस है, इसमें तार लपेट देते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है F से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है N into I। यही क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स N into I। आई बस तो क्या है कि हर एक मशीन को चलने के लिए एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जरूरत है, ठीक है, मिनिमम मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स कैसे दिया जा सकता है? नंबर ऑफ टर्न्स और करंट। क्या ज्यादा क्या करते हैं अपन? कॉइल मेरे को पतला वाला लगाना है, ज्यादातर क्या करते हैं? खर्चा बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ? कॉइल को पतला वाला लगाता हूं। कॉइल को पतला वाला लगाऊंगा तो करंट में ज्यादा दे नहीं सकता। क्यों? ज्यादा दे दिया तो क्या होगा? अगर पतला कॉइल लगाया है, ज्यादा करंट दे देंगे तो क्या होगा? तो वो जल जाएगा, ज्यादा करंट को झेल नहीं पाएगा, कॉइल जल जाएगा। इसलिए हम लोग लपेटते जाता है, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लपेट। इसको भी मशीन में देखेंगे कि जब हम सीरीज मोटर लगाते हैं ना, तो सीरीज मोटर में करंट ज्यादा होता है, सीरीज मोटर में हाई करंट होता है, ठीक है। इसी से बहुत सारे सवाल आप लोग के बनने लगेंगे, थोड़ा मैग्नेटोमोटिव ये थोड़ा सा मैग्नेटिक सर्किट को समझ जाएंगे। सीरीज मोटर में क्या होता है? हाई करंट होता है। क्यों हाई करंट होता है? क्योंकि उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग से सीरीज में लगा, तो उसमें करंट हाई होता है। तो अगर करंट ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेगा? नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा, एक और दो टर्न खाली लगा लेस, समझ में? इसी से कई सारे क्वेश्चन बनाएंगे। उसी तरह से शंट मोटर, शंट मोटर में क्या होता है? शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में लगा, फील्ड वाइंडिंग कहाँ लगा रहता है? पैरेलल में लगा रहता है। पैरेलल में लगा रहने के कारण से इसका करंट कम होता है, करंट कम होता है। तो करंट कम होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना कि किसी भी मशीन को चलने के लिए मिनिमम मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। अगर किसी कारण से उस मशीन का करंट कम है तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ? और अगर करंट ज्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न्स को कम करना पड़ेगा। उसी तरह से दूसरा ये भी देख सकते हो, ट्रांसफार्मर की बात कर। ट्रांसफार्मर दो साइड होता है, एक हाई वोल्टेज साइड होता है और एक लो वोल्टेज साइड होता है। हाई बात समझ लो, एक हाई वोल्टेज साइड होता है और एक लो वोल्टेज साइड होता है। हाई वोल्टेज साइड में टर्न कितना है? ज्यादा है। हाई वोल्टेज साइड में टर्न कितना है? ज्यादा है। करंट कितना होगा? कम होगा, इसमें करंट कम होगा। लो वोल्टेज साइड में टर्न कितना है? कम है, तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसको हाई वोल्टेज साइड और इसको लो वोल्टेज साइड को बोलते हैं। इसमें ज्यादा वोल्टेज दे सकते हैं, इसमें कम वोल्टेज दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मैग्नेटोमोटिव फोर्स से ही कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, ज्यादा न्यूमेरिकल और ये सब बहुत डीप में आएगा, ऐसा मत सोचो, बेसिक बेसिक पढ़ के रखो। समझ में आ रही बात? और मैं बोल रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ उसको अगले दिन ना एक बार पढ़ के आना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर है। मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहीं पर करवा दूंगा, लेकिन जो है संडे के एक दिन आप लोग की क्लास नहीं होगी संडे को, उस दिन मैं आप लोग को एक असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट एक क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो उसको बना करके आप लोग को रखो। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स के अलावा और किसके ऊपर मैग्नेटिक सर्किट डिपेंड करता है? दूसरा होता है रिलक्टेंस। दूसरा होता है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस काम करता है। क्या काम करता है रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में? रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। सारी बात समझ में? मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है।
तो रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है L अपॉन म्यू जीरो म्यू आर और ए। म्यू जीरो म्यू आर ए। तो म्यू एल क्या है? एल हमारा है लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ। क्या है? लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ। ये हमारा क्या है? एल है। ठीक है। म्यू जीरो क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस ठीक है। स्पेस का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7, है ना। म्यू आर क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम होता है। मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी, सारी बात समझ, मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है म्यू आर। उसके बाद ए क्या होता है? ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हो गया मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसको अगर इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेट करोगे तो किससे रिलेट करोगे? वोल्टेज से रिलेट करो, है ना। रिलेट करके चलोगे तो याद रहेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट से अगर रिलेट करोगे तो किसके जैसा है? वोल्टेज के जैसा। ये जो रिलक्टेंस है, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेट करोगे तो किसके जैसा है? रेजिस्टेंस के जैसा। किसके जैसा है? रेजिस्टेंस के जैसा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज होता था, रेजिस्टेंस होता था, और क्या होता था? करंट होता था। तो करंट, मैग्नेटिक सर्किट में करंट क्या है? करंट को रिलेट करोगे तो फ्लक्स होता है करंट। समझ रहा है बात? फ्लक्स, फ्लक्स को रिलेट करते हो, फ्लक्स को रिलेट कर सकते हो करंट के जैसे। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं, इक्वल टू मत समझ लेना। रिलेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो याद रहेगा। मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसके जैसा? वोल्टेज के जैसा। रिलक्टेंस किसके जैसा? रेजिस्टेंस के जैसा। ठीक है। तो फ्लक्स किसके जैसा? करंट के जैसा। ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जैसे करंट क्या होता है? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट क्या होता है? वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस करंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एमएमएफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस होता है मेरा क्या? ये हमारा होता है फ्लक्स। अनिवार्य बात, तो अगर रिलक्टेंस ज्यादा है तो फ्लक्स कम होगा। समझ में आ रहा है बात? अगर रिलक्टेंस कम है तो फ्लक्स ज्यादा होगा। तो मैं आप लोग चलो इसको नोट करिए, फिर मैं आप लोग से इसी के बेसिस पे, इसको दिमाग में रख करके क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? ऑनलाइन वाले स्क्रीन दिख रहा है? समझ में आ रहा है सभी कुछ? चैट करके बताइए।
चलिए अब अच्छे से आएगा वॉइस। हो गया? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जितना अभी तक समझे हैं उसके हिसाब से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि दो ट्रांसफॉर्मर हो रहे, ठीक है? दो ट्रांसफॉर्मर कोर है, इस ट्रांसफॉर्मर का एरिया और क्रॉस सेक्शन क्या बोल सकते हैं कि जो इसका क्रॉस सेक्शन है कितना है, ये 10 mm का कोर है, 10 mm कोर, ठीक है? स्क्वायर कोर का स्क्वायर कोर 10 mm का स्क्वायर कोर है और ये तुम्हारा 20 mm का स्क्वायर कोर। स्क्वायर कोर का क्या मतलब हुआ कि जब इसको काटेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये स्क्वायर के जैसा बना रहा है। क्रॉस सेक्शन अगर इसको काटेंगे इस तरह से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, स्क्वायर जैसा दिखेगा। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर में मुझे बराबर का फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, दोनों ट्रांसफार्मर में बराबर का फ्लक्स प्रोड्यूस करना है। बना रहा है, दोनों ट्रांसफार्मर में बराबर का फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, सेम फ्लक्स। तो दोनों में से कौन से ट्रांसफार्मर में करंट ज्यादा लगेगा उतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस करने को। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? दो ट्रांसफार्मर है, दोनों का बाकी सब कुछ सेम है, बस क्या है ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो 10 mm का है और इसका क्रॉस सेक्शन 20 mm का है। समझ में आ रहा बात? क्रॉस सेक्शन किसके जैसा है? क्रॉस सेक्शन तुम्हारा है स्क्वायर के जैसा। कैसा है क्रॉस सेक्शन? स्क्वायर कोर है, ठीक है? ये कितना mm का स्क्वायर कोर है, मतलब कि ये वाला जो स्क्वायर है वो 10 mm का है पहले वाला, और दूसरे वाला जो स्क्वायर है वो कितना का है, वो 20 mm का। अरे बात समझ में? दोनों ट्रांसफार्मर में बराबर का फ्लक्स प्रोड्यूस करना है मुझे, समझे? दोनों में बराबर फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, तो दोनों ट्रांसफार्मर में से किसमें ज्यादा करंट लगेगा उतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस करने के। सेकंड वाले में ज्यादा फ्लक्स लगेगा। आप लोग भी बताइए जो चैट जो ऑनलाइन है, कौन से ट्रांसफार्मर? ये ट्रांसफार्मर है जिसका स्क्वायर कोर है, दोनों स्क्वायर कोर, ये 10 mm का कोर है, ये 20 mm का कोर। तो दोनों में से सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए कौन से ट्रांसफार्मर में ज्यादा करंट लगेगा? सेकंड वाला बोल रहे हैं, ज्यादातर लोग सेकंड वाला बोल रहे हैं। आप लोग बताइए, इधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। चलिए देखते हैं क्या बताया था। दोनों का रिलक्टेंस समझते हैं, ठीक है? रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? रिलक्टेंस L/μ0μRA। मैं क्या बताया कि दोनों एक ही मटेरियल से सब कुछ सेम है, समझे? तो क्या कह सकते हैं, रिलक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो द कोर having large area of cross section will have less reluctance। बात समझ में आई? जिसका भी एरिया ज्यादा होगा, दोनों में से एरिया किसका ज्यादा होगा? इस वाले कोर का कि इस वाले कोर का एरिया ज्यादा होगा? नीचे वाले सेकंड वाले का एरिया ज्यादा होगा। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रिलक्टेंस क्या होगा? उसका कम रिलक्टेंस होगा। और फ्लक्स का क्या फॉर्मूला बताया? फ्लक्स इज इक्वल टू LMF
मतलब n इंटू आई डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। अब ये बताओ जिसका, अब मैं करंट की बात करता हूँ, फ्लक्स तो दोनों में सेम है, दोनों में फ्लक्स सेम है, तो बाकी सब सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि N1 इंटू I1 डिवाइडेड बाई S1 शुड बी इक्वल टू N2 इंटू I2 डिवाइडेड बाई S2। लिख सकता हूँ, दोनों का फ्लक्स अगर सेम है तो N1 I1 डिवाइडेड बाई S1, ठीक है, क्यों है, Ni बाई S दोनों का सेम है, N1 I1 डिवाइडेड बाई S1 बराबर N2 I2 डिवाइडेड बाई S2 होगा कि नहीं होगा? दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है, बोला मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, I1 बाई S1 इज इक्वल टू I2 बाई S2, तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू S2 बाई S1 होगा। मतलब क्या कह सकते हैं कि करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस, मतलब जिसका रिलक्टेंस कम है उसका करंट ज्यादा आ जाएगा, मतलब ज्यादा करंट लगेगा उसमें। समझ में आ रही बात? एक मिनट, सॉरी, I1 बाई I2 इज इक्वल टू S1 बाई S2 आएगा, I1 बाई I2 इज इक्वल टू S1 बाई S2 आएगा ना। तो जिसमें रिलक्टेंस ज्यादा है उसमें करंट भी ज्यादा लगेगा, और जिसमें रिलक्टेंस कम है उसमें करंट भी कम लगेगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो ज्यादा मोटा बनाना चाहिए कि पतला बनाना चाहिए? ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो ज्यादा मोटा बनाना चाहिए, पतला बनाना चाहिए? मोटा बनाएंगे तो कम करंट में ही उतना फ्लक्स बना देंगे, ज्यादा करंट नहीं लगेगा। तो ना ट्रांसफार्मर में आगे मैं पढ़ाऊंगा, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट होता है, तुम लोग पढ़े भी हो, थोड़ा बहुत अगर पढ़े हो तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट बोलते हैं। क्या क्या है वो, कौन सा करंट होता है? वो वही करंट होता है जो फ्लक्स बनाता है। तो जो ट्रांसफार्मर का कोर मोटा होगा उसमें आईएम कम लगेगा, और जो ट्रांसफार्मर का कोर पतला होगा उसमें आईएम ज्यादा लगेगा। अरे बस समझ में, चलो नोट करो। दूसरे वाले कोर का करंट कम लगेगा। नहीं आएगा तो पूछना, पूछने में शर्म मत करो। कोई भी पूछने में शर्म मत करना, तुरंत पूछना, ठीक है। देखो क्या बोल रहा था यहाँ पर, क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास दो तरह का कोर है, ठीक है, दो तरह का कोर है। एक कोर जो है वो 10 mm का है, दूसरा कोर जो है वो 20 mm का। सारी बात हो, तो इनमें से किसमें उतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, उतना ही फ्लक्स बनाने के लिए ज्यादा ये लगेगा, ज्यादा करंट लगेगा। समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और मैं तुम लोग को इजी बताता हूँ, इसको नोट कर लियो ना। अब देखो क्या है, एकदम सिंपल सा, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। दोनों का फ्लक्स बराबर होना चाहिए, दोनों का फ्लक्स बराबर होना चाहिए।
तो कह सकते हैं φ1 इज इक्वल टू φ2। तो ना φ1 इज इक्वल टू φ2। φ1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, ni डिवाइडेड बाय n1 i1 लिख देता हूँ, n1 i1 डिवाइडेड बाय l1 अपॉन म्यू 0 म्यू r a1, ऐसा लिख सकता हूँ। उसी तरह से इक्वल टू n2 i2 अपॉन म्यू 0 सॉरी n2 i2 डिवाइडेड बाय l2 डिवाइडेड बाय म्यू 0 म्यू r a2, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? दोनों का फ्लक्स बराबर होना चाहिए बताया, तो ऐसा लिख सकते हैं। दोनों का नंबर ऑफ टर्न सेम है, क्योंकि मैंने बताया कि सब कुछ सेम है खाली एरिया अलग। क्या बताया मैंने? सब कुछ सेम है खाली क्या है, एरिया अलग अलग है। दोनों का क्रॉस सेक्शन वैल्यू अलग है। L1 और L2 को भी काट सकता हूँ, म्यू 0 म्यू r म्यू 0 म्यू r को भी काट सकता हूँ। तो क्या बन गया, ये जो A1 वाला टर्म है वो ऊपर चले जाएगा, I1 A1 इज इक्वल टू I2 A2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये A1 ऊपर चले जाएगा, ये वाला A2 ऊपर चले जाएगा, तो I1 A1 इज इक्वल टू I2 A2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब I1 बाई I2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 लिख सकता हूँ। मतलब ये लिख सकता हूँ कि करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, लिख सकता हूँ। इससे करंट, तो जिसका एरिया ज्यादा है उसका करंट कम होगा, और जिसका एरिया कम है उसका करंट ज्यादा होगा। अब दोनों में से बताओ किसका एरिया ज्यादा है? सेकंड वाले का एरिया ज्यादा है, तो इसका करंट क्या होगा? इसका करंट कम होगा, और सारी बात। और पहले वाले का एरिया कम है तो उसका करंट क्या होगा? ज्यादा। समझ में आया सभी को? ये एकदम क्लियर अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टर्म्स के ऊपर आते हैं। चलिए हम लोग एमएमएफ रिलक्टेंस और सारी चीजें देख डाले। अब कुछ एक दो चीजें और होगी। एमएमएफ रिलक्टेंस के बाद आता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है B से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, किसी का भी डेंसिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? उसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो डेंसिटी निकलती। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स बटे एरिया, इसको B कहेंगे। तो B इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई A। B इज इक्वल टू क्या कहेंगे? फाई डिवाइडेड बाई A। तो B अगर देखेंगे, फाई क्या था मेरा? Ni डिवाइडेड बाई L अपॉन म्यू 0 म्यू r A, इसका भी डिवाइडेड बाई A है ना, यही था फॉर्मूला। तो अगर इसको देखेंगे तो B इज इक्वल टू, ये A और ये A कैंसिल हो गया, N इंटू I इंटू म्यू 0 म्यू r डिवाइडेड बाई L। हरी बार समझ में, ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा B का। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी A पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी A पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? B इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा B बढ़ते जाएगा। B क्या है? दिमाग में बढ़ते जाओ, B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। क्या है B? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक। उसके बाद I क्या है? B जो है प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा कोर का करंट होगा, जितने ज्यादा कोर का करंट होगा, ये कोर का करंट क्या मतलब? जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। करंट कई तरह के होंगे, आगे मैं बताऊंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अलग होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स अलग होता है, ठीक है। सॉरी, मैग्नेटिक करंट अलग होता है, रेजिस्टेंस कंपोनेंट ऑफ करंट अलग होता है, और दो तरह के करंट मिलेंगे। तो ये जो कौन सा करंट है? मैग्नेटाइजिंग करंट बोलेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटाइजिंग करंट है। जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा।
समझ में आ रहा है? आगे चल के बताऊंगा। जितना ज्यादा पावर से तुमको काम करवाना, अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो बी ज्यादा चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा तुमको टॉर्क चाहिए, जैसे मान लो कार वगैरह में मोटर लगेगा, वो कार को खींचना है, ज्यादा ताकत चाहिए तो ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी का मेरे को कोर चाहिए, फिर मोटर ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी का मोटर चाहिए। समझ में आ रही बात? तीसरा चीज क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखो ये तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, बी डिपेंड्स ऑन म्यू आर पे डिपेंड करता है। कई लोगों को लगता है कि म्यू आर कांस्टेंट चीज, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो म्यू आर क्या बताया था? रिलेटिव परमेबिलिटी बताया। तो कई लोगों को लगता है कि ये रिलेटिव परमेबिलिटी कांस्टेंट है, ये बदलते रहता है म्यू आर, समझे? इसीलिए बीएच कर्व पढ़े होंगे, बीएच कर्व जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये ऐसा बन जाता है, समझे? स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, स्ट्रेट लाइन रहता है क्या बीएच कर्व? वो ऐसे बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्यों? क्योंकि ये म्यू आर बदल जाता है। और लास्ट में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब जो मैग्नेटिक पाथ है, मैग्नेटिक पाथ जितना लंबा होगा उतना कम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी। मैग्नेटिक पाथ अगर आपका लंबा है तो आपको ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है उसके कारण, समझना? तो इसलिए पाथ को भी हम लोग बहुत बड़ा नहीं कर सकते। क्लियर है बात? उसके बाद ये वाला जो टर्म होगा इसको हम लोग बोलते हैं एच, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। अगला टर्म हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, इसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, एच से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। एच क्या होता है ये बताया, इतना जो टर्म है यही मेरा क्या है? एच। इसको क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच बराबर हो जाएगा एन आई अपॉन एन, समझे? एन आई अपॉन एन, मतलब इसको ये भी कहा जा सकता है पर यूनिट मैग्नेटोमोटिव फोर्स, समझे? पर यूनिट पाथ लेंथ का मैग्नेटोमोटिव फोर्स एन आई बाई एल, समझे? टोटल पाथ लेंथ का मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है? एमएमएफ पूरा पाथ का, पूरे पाथ का एमएमएफ को एमएमएफ बोलेंगे, लेकिन अगर 1 मीटर पाथ का एमएमएफ बोलेंगे तो वो क्या होता है? एच कहलाता है। करना है, कह सकते हैं कि एमएमएफ ऑफ 1 मीटर मैग्नेटिक पाथ, ठीक है? मैग्नेटिक पाथ 1 मीटर मैग्नेटिक पाथ का जो भी एमएमएफ होगा वही क्या होता है? एच होता है। समझ में आ रही बात सभी को? तो अगर मैं बोलूंगा एच जो है वो भी एन पे डिपेंड करता है, आई पे डिपेंड करता है, और लेंथ जितना बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा एच कम होते जाएगा। समझ में आ रही बात सभी को? अच्छे से क्लियर है ये चीज? अब हम लोग जो है ये जो x है और ये जो p है इसके बीच में हम लोग एक कर्व प्लॉट करते हैं, समझ में आ रहा? तो हम लोग जब कर्व प्लॉट करते हैं b और h के बीच में, जिसमें b को कहां रखा जाता है? y एक्सिस में, h को कहां रखा जाता है? x एक्सिस। समझ में आ रहा? b और h, तो b और h के बीच में पहले रिलेशनशिप देख लेते हैं। b इज इक्वल टू, इसको मैं h लिख दिया तो म्यू 0 म्यू r h हो जाएगा। b इज इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर एच, समझ में आ रहा? b इज इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर एच। तो b और h के बीच में जब हम लोग कर्व प्लॉट करते हैं तो कर्व कुछ इस तरह से बनता है, कर्व कुछ इस तरह से बनता है। तो इस कर्व को भी समझना इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से शुरुआत में मेरे को लीनियर दिख रहा है, शुरुआत में क्या है? b और h साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन h बढ़ते हैं, लास्ट में क्या हो गया? देखो h बढ़ रहा है लेकिन b नहीं बढ़ पा रहा है। लास्ट में देखो यहाँ पर ऊपर में, इधर देखो h बढ़ रहा है लेकिन b नहीं बढ़ पा रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखो ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाए, ऐसा b बढ़ रहा है वैसे h भी बढ़ रहा है शुरुआत में, बाद में क्या होगा? बाद में ऐसा बनेगा, समझे? इसी को बोलते हैं नॉन लीनियर हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर। यहाँ तक देखोगे तो ये लीनियर है, यहाँ तक देखोगे तो क्या है? लीनियर है। लीनियर का क्या मतलब होता है? जितना b बढ़ रहा है, जितना h बढ़ रहा है उतना ही b भी बढ़ रहा है। अगर h 2 गुना हो जाएगा तो b भी 2 गुना हो जाएगा, h 3 गुना होगा तो b भी 3 गुना होगा।
ये कहां तक हो रहा है, ये जहां तक लीनियर चल रहा है तब तक, और उसके बाद अगर क्या हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाता है नॉन लीनियर। क्यों हो जाता है नॉन लीनियर, कोई बता सकता है? बहुत जगह पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, क्यों हो जाता है नॉन लीनियर? इसके कारण से ये जो म्यू आर है ना, समझे, सब लोग पढ़ाते हैं कॉलेज में म्यू आर कांस्टेंट होता है, म्यू आर कांस्टेंट नहीं होता, बदल जाता है, समझे। म्यू आर यहाँ तक कांस्टेंट है, देखो यहाँ तक म्यू आर कांस्टेंट है, इसके आगे क्या है, म्यू आर बदल जाता है। हरी बसों में म्यू आर बदल जाता है, क्योंकि हर एक जो है मटेरियल का एक लिमिट होता है, समझे। वो अपने आप को मैग्नेटाइज एक लिमिट तक कर पाता है, उसके बाद नहीं कर पाता है। तो जितना तक कर पाएगा तब तक म्यू आर कांस्टेंट है, उसके बाद नहीं कर पाता तो म्यू आर वेरिएबल हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर है बात? ये हो जाएगा। तो कर्व जो है, ये देखो, ये जो एरिया है, इस एरिया को ही इसको बोला जाता है हिस्टैरिसीस लूप। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है हिस्टैरिसीस लूप। इसको बोला जाता है हिस्टैरिसीस लूप। और ये जितना इसका एरिया जितना ज्यादा होगा, ये एरिया जो होता है, एरिया इज हिस्टैरिसीस लॉस। एरिया क्या है? हिस्टैरिसीस लॉस हो जाता है। जितना अधिक एरिया होगा ना, या बीएच कर्व का एरिया जितना अधिक होगा, क्यों पढ़ाया जाता है बीएच कर्व को? क्योंकि बीएच कर्व ही बताता है कि मेरा हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा है कि कम। हरी बात समझो, बीएच कर्व ही बताता है। बीएच कर्व अगर मोटा है, बहुत एरिया ज्यादा है इसका, तो हिस्टैरिसीस लॉस भी ज्यादा है। अगर ये बीएच कर्व पतला है, समझे, बीएच कर्व मतलब बी इसका जो एरिया है ये एकदम कम आएगा, तो इसका हिस्टैरिसीस लॉस भी कम आएगा। हरी बात समझ। अब जैसे मान लो कोई ट्रांसफार्मर को मैं खाली लीनियर तरीके से चलाता हूं, लीनियर तरीके से चलाता हूं। लीनियर तरीके से चलाना मतलब क्या हो गया? इसको लीनियर रेंज में ही चला रहा हूं, बहुत ज्यादा एच को नहीं बढ़ा रहा। एच को बढ़ाऊंगा तभी नॉन लीनियर हो गएगा, एच को बढ़ाऊंगा तभी नॉन लीनियर होगा। तो ट्रांसफार्मर को मैं उसको लीनियर रेंज में ही चला रहा हूं। अगर मैं ऐसा बना दूं कि ये पूरी तरह से लीनियर रेंज में चल रहा है, तो इसका एरिया क्या है? इसका एरिया हो जाएगा जीरो। इसका एरिया क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि ये कोई लूप नहीं बनाएगा। जैसे ये बनाया ना, तो लूप नहीं बनाएगा। तो एरिया अगर जीरो होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर, आइडियली मैं ट्रांसफार्मर कुछ बनाऊं इस मटेरियल से कि उसका जो बीएच कर्व है वो स्ट्रेट लाइन ही आए। हरी बात है, बीएच कर्व स्ट्रेट लाइन आए, तब क्या होगा? इसका हिस्टैरिसीस लॉस जीरो हो जाएगा। क्लियर है सभी को बात? चलो नोट करो। ऑनलाइन वाले भी चैट में रिप्लाई करके बताते जाइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी इशू होगा, कोई भी डाउट होगा तो पूछिए।
भी डाउट होगा तो पूछेगा, है ना। हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, इतना पढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 1, दो कोर है, ये कोर का पूरा जो पाथ लेंथ है, लेंथ की वैल्यू 4 मीटर, और दूसरा कोर है, इसका पाथ लेंथ की वैल्यू 2 मीटर। सारी बात समझ, इसमें अगर सब कुछ करेक्ट, दोनों में ऑल अदर थिंग्स आर सेम, ऑल अदर थिंग्स आर सेम, ऑल अदर पैरामीटर्स आर सेम, B1 ज्यादा होगा कि B1 या B2, इसमें आपको बताना है, लेस देन ग्रेटर देन, ये सब बताना है। समझे क्वेश्चन? समझ में आया? सब कुछ सेम है, खाली क्या है, पाथ लेंथ अलग अलग। क्या अलग अलग? पाथ लेंथ दोनों का अलग। इसमें करंट भी उतना दिया गया, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, करंट भी सेम है, एरिया भी सेम है, ठीक है, म्यू 0 सेम है, म्यू आर सेम है, सब कुछ सेम। दोनों में से किसका बी ज्यादा होगा? इसका 2 का ज्यादा होगा। कैसे? बी किसका ज्यादा होता है ये बताओ? बी का रिलेशन क्या है एल से? प्रोपोर्शनल टू एल है, समझे? जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका बी कम होगा, समझ में? तो इसी कारण से ये जो B2 की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात? दूसरा क्वेश्चन, which will have linear BH curve, BH कर्व लीनियर किसका होगा? पहला जो है एयर कोर, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है स्टील कोर। एयर कोर वाले का जो है लीनियर होगा, तो स्टील कोर वाले का लीनियर होगा। समझे? BH कर्व लीनियर मतलब सीधा सीधा, वो टेढ़ा जो हो रहा है ना वो नहीं होगा। अरे बात समझ, मन में बैठा के चलो, चित्र कैसा है, ऐसा है, टेढ़ा इस तरह का, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये दोनों में से किसका ये वाला होगा लीनियर, इसको बोलते हैं। ये नॉन लीनियर हो गया, ये लीनियर है, तो दोनों में से किसका लीनियर होगा ये बताओ, सोच के बताओ, दोनों में से किसका लीनियर होगा? एयर कोर का कि स्टील कोर का? एयर कोर का। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि वो जो नॉन लीनियर होता है वो किसके कारण से होता है? म्यू आर के कारण से होता है। और एयर कोर में म्यू आर क्या होगा? 1 होता है। 0 होगा तो 0 हो जाएगा। म्यू आर क्या होता है? 1 होता है। एयर कोर का म्यू आर क्या होता है? म्यू आर बराबर 1 होता है एयर कोर का, याद रखना। रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं उसको। तो रिलेटिव मतलब किसी से रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट करते हैं? जैसे म्यू आर जो होता है ना, म्यू आर क्या होता है? रिलेटिव परमेबिलिटी। मतलब ये तुलनात्मक परमेबिलिटी, किसी से तुलना कर रहे हैं। तो अगर मैं म्यू आर की वैल्यू 4000 लिखता हूं तो किसी से 4000 गुना जाता है, तो वो किसी कौन है? अगर मैं म्यू आर बराबर 4000 लिखता हूं तो वो किसी से 4000 गुना जाता है, तो वो किसी कौन है? किससे 4000 गुना जाता है? किससे तुलना करते हैं अपन? जैसे अगर मैं तुम्हारा वजन बोलता हूँ, तुम्हारा वजन अगर मान लो 70 किलो है या 50 किलो जो भी है, वो किसी से किसी की तुलना में 70 किलो है, तो वो किसी कौन है?
जिसका वजन 0 किलो है वो है। अरे बात समझ। तो यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी हम लोग जब रिलेट करते हैं तो एयर से रिलेट करते हैं। किससे करते हैं? एयर से रिलेट करते हैं। तो किसी का रिलेटिव परमेबिलिटी 4000 है, तो उसका किससे 4000? एयर से 4000। तो एयर का परमेबिलिटी अपने आप से कितना गुना बराबर है, इसलिए उसका 1 होता है। म्यू आर की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है एयर की। तो म्यू आर का ही जो कोर होगा, समझे, उसका लीनियर कर्व होता है। इसलिए अगर तुम बोलोगे कि एयर कोर will have nearly zero hysteresis loss, समझे, लगभग लगभग एयर कोर का 0 हिस्टेरेसिस लॉस होता है। तो कोई बता सकता है कि जब हिस्टेरेसिस लॉस एयर कोर का 0 होता है तो मैं एयर कोर को क्यों यूज नहीं करता? कोई बता सकता है जब हिस्टेरेसिस लॉस एयर कोर का 0 होता है ना? अभी क्या बताया? हिस्टेरेसिस लॉस लगभग 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये कोई लूप ही नहीं बनाएगा। लूप बनाएगा तब एरिया होगा, एरिया होगा तो हिस्टेरेसिस लॉस। लूप ही नहीं बनाएगा तो क्यों नहीं कर रहे हैं अपन इसको? रिलक्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अरे बात समझ में, रिलक्टेंस क्या बताया था? रिलक्टेंस S इज इक्वल टू L अपॉन म्यू 0 म्यू आर ए। तो ये देखो यहाँ पर रिलक्टेंस को कम कौन कर रहा था? रिलक्टेंस को कौन कम कर रहा था? म्यू आर ही कम कर रहा था। अब रिलक्टेंस ज्यादा हो जाने से क्या दिक्कत होगी? उतना ही फ्लक्स बनाने के लिए ज्यादा करंट लगेगा। हरी बात समझ में, उतना ही फ्लक्स बनाने के लिए ज्यादा करंट लगेगा। तो अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि एयर कोर ट्रांसफार्मर कहाँ लग यूज किया जाता है? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन एक बनता है, एयर कोर ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन कहाँ यूज किया जाता है एयर कोर ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन पे आऊंगा मैं, अभी याद आ गया तो मैं बता रहा हूं। एयर कोर ट्रांसफार्मर कहाँ यूज किया जाता है? ऑप्शन ए स्मॉल ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन बी लार्ज ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन सी ऑटो ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन डी मीडियम ट्रांसफार्मर। बताओ एयर कोर ट्रांसफार्मर किस में यूज किया जाए? क्या बताया मैं? ये बताया कि अगर आप एयर कोर यूज करते हो तो म्यू आर हो जाएगा 1। समझना, पूरी बात को सब लोग समझो और फिर इसका आंसर देना। समझे? इसी तरह से आंसर देना चाहिए। एयर कोर ट्रांसफार्मर अगर यूज करोगे तो उसका फायदा क्या है? पहला फायदा यह है कि हिस्टेरेसिस लॉस लगभग 0 हो जाए। ठीक है, लेकिन उसका एक नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि म्यू आर कम होने के कारण से एस बढ़ेगा तो उतना ही फ्लक्स बनाने के लिए ज्यादा करंट लगेगा। समझ में आ रही बात? मतलब ज्यादा फ्लक्स अगर चाहिए तो मैं एयर कोर ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत करंट लगेगा उसमें। अगर ज्यादा फ्लक्स चाहिए तो बहुत करंट लगेगा। तो कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा बताओ? कौन से ट्रांसफार्मर में एयर कोर चल जाएगा? छोटे ट्रांसफार्मर में एयर कोर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटा ट्रांसफार्मर को ज्यादा फ्लक्स बनाना ही नहीं है ना। छोटा ट्रांसफार्मर कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा छोटा ट्रांसफार्मर? देखियो टीवी सर्किट वगैरह में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर देखियो कि नहीं देखो? तो वो छोटे ट्रांसफार्मर में एयर कोर यूज कर लिया जाता है। एयर कोर एक चीज देखो कि एक ऐसा कॉइल बना रहता है, अगर ध्यान दियोगे तो छोटा सा कॉइल बस बना रहता है। एयर कोर ट्रांसफार्मर का काम समझ में आ रही बात? एयर कोर ट्रांसफार्मर कहाँ यूज किया जाता है? नोट करो इसको।
ऑनलाइन वालों किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज में डाउट बताइए, अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हो गया? चलिए, दो कोर बना रहा हूँ, दोनों में से बताइएगा किसमें एक ऐसा सिंपल कोर है और एक कोर जिसमें बीच में एयर गैप है। ठीक है, ऐसा एयर गैप, एक कोर जो है सिंपल कोर है, पूरी तरह से सॉलिड कोर है, और दूसरा कोर है जिसमें एयर गैप है। तो दोनों में से रिलक्टेंस एस ऑफ विच कोर इज मोर, उसका रिलक्टेंस ज्यादा होगा दोनों में से। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? दो ठो कोर है, एक सिंपल कोर है जिसमें एयर गैप, तो दोनों में से रिलक्टेंस किसमें ज्यादा होगा? एयर कोर में रिलक्टेंस ज्यादा होगा। इसमें क्या है, इसमें एयर गैप, तो इसका अगर रिलक्टेंस निकालेंगे, पूरा लेंथ है एल, पूरा लेंथ है एल, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और रिलक्टेंस पहले वाले का क्या हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाय म्यू जीरो म्यू आर ए। ठीक है, अब इसमें मान लो इसका टोटल लेंथ है एल और छोटा सा एयर गैप है जी, समझ में आ रहा है? छोटा सा एयर गैप है जी, तो दूसरे वाले का रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का दो रिलक्टेंस होगा, एक इतने वाले एरिया का, ठीक है, तो इतना वाला एरिया, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, एल माइनस जी होगा कि नहीं होगा? इसका लेंथ हो जाएगा एल माइनस जी डिवाइडेड बाय म्यू जीरो म्यू आर ए, और प्लस ये जी का भी एक रिलक्टेंस होगा, तो इसका रिलक्टेंस क्या होगा, इसका लेंथ ऑफ पार्ट्स ऑफ जी, इसका लेंथ ऑफ पाथ कितना है जी, अपॉन म्यू जीरो खाली लगेगा, इसमें म्यू आर नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये लोहा से नहीं बना है या स्टील से नहीं बना, तो इसका देखो रिलक्टेंस ज्यादा आएगा, क्योंकि ये जो है इसमें म्यू आर वाला टर्म नहीं है, तो इसका रिलक्टेंस ज्यादा आएगा, इसका रिलक्टेंस कम आएगा। दोनों में से करंट किसमें ज्यादा आएगा फ्लक्स प्रोड्यूस करने के? अगर मैं बोलूं कि इफ सेम करंट इज गिवन टू बोथ, सेम करंट मीन सेम एमएमएफ इज गिवन टू बोथ, दोनों को बराबर एमएमएफ दिया गया, एमएमएफ मतलब नंबर ऑफ टर्न्स गुना करंट का वैल्यू दोनों में सेम है, सो व्हिच विल हैव मोर फ्लक्स, दोनों में से फ्लक्स किसका ज्यादा होगा? आ रहा समझ में? क्वेश्चन समझ में आ रहा सभी को? क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, दोनों में बराबर एमएमएफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट दोनों बराबर है, तो दोनों में से फ्लक्स किस में ज्यादा बनेगा? ये वाले में कि ये वाले में, फर्स्ट की सेकंड?
फर्स्ट में ज्यादा फ्लक्स बनेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। अरे बात समझ में, इसलिए phi1 इज ग्रेटर देन phi2। सभी को समझ में आया कि डाउट है किसको? सबको आगे समझ में। अब तीसरा क्वेश्चन है इसी में कि इफ phi should be same in both, दोनों में phi की वैल्यू सेम होना चाहिए, एंड n is also same, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जब डीसी मोटर पढ़ेंगे या मोटर पढ़ेंगे तो n क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा, आरपीएम। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। डीसी मोटर वगैरह में वो हो जाता है स्पीड। समझ में आ रहा सबको? क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर फ्लक्स दोनों का सेम होना चाहिए और दोनों का n सेम है तो विच कोर रिक्वायर्स मोर करंट? दोनों में से कौन से कोर में ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है? जो भी पढ़ा रहा हूं इसको आप लोग एक बार और पढ़िएगा घर जाकर, तभी दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। ठीक है, आप लोगों को अगर जेई निकालना है तो यहाँ की क्लास के अलावा 2 घंटा और पढ़ना पड़ेगा, 2-3 घंटा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, निकालना है तो एकदम रगड़ के पढ़ो, मोबाइल छोड़ के पढ़ो। हाँ, तो क्या बोल रहा था ना, ये बोल रहा था कि दोनों में फ्लक्स बराबर चाहिए मुझे, दोनों में बराबर का फ्लक्स चाहिए। तो दोनों कोर में से किस कोर में ज्यादा करंट लगेगा? सेकंड वाले में ज्यादा करंट लगेगा। क्यों? एयर गैप के कारण से I2 विल बी ग्रेटर देन I1। क्यों? क्योंकि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस हो जाता है। समझ में? करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस हो जाता है। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन, which will have more flux density for equal current? दोनों में करंट बराबर है, फॉर इक्वल करंट एंड एन भी लिख देता हूं। दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स और करंट दोनों बराबर है, तो किसमें ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी रहेगा? फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी की वैल्यू पूछो, बी किसमें ज्यादा है? अच्छे से सोचो, अच्छे से सोच के जवाब दो, किसमें बी ज्यादा होगा? ऑनलाइन वाले आप लोग भी रिप्लाई करिए, क्लास में सहयोग करेंगे तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। जितने लोग सहयोग करो एकदम बिंदास, मेरे से कोई शर्माने वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। बताइए किसका बी ज्यादा होगा? पहले वाले में बी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले में फ्लक्स भी ज्यादा है। समझे? दोनों का एरिया बराबर है, बी क्या होता है? फ्लक्स बटे एरिया। तो दोनों, इसमें फ्लक्स ज्यादा है तो इसमें बी भी ज्यादा होगा। B1 will be greater than B2। आ रहा समझ में? B1 will be greater than B2। दूसरा अगला क्वेश्चन है, देखो इसी के साथ में कितने सारे क्वेश्चन करा दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, फॉर सेम वैल्यू ऑफ फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी, फॉर सेम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी which will have more h, इसमें h ज्यादा हो। दोनों में फ्लक्स डेंसिटी बराबर है, दोनों में फ्लक्स डेंसिटी बराबर है, तो दोनों में से h किसका ज्यादा हो? पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूं, यही सोच सोच करके पूरा बनाना है सभी को। पहले वाले का ज्यादा नहीं होगा। दोनों में फ्लक्स डेंसिटी बराबर है, मतलब दोनों का फ्लक्स भी बराबर है। तो करंट किसमें? जो H है वो करंट पे डिपेंड करता है। H क्या होता है? H जो होता है NI/L होता है। H क्या होता है? NI/L। L में ज्यादा अंतर नहीं है। तो देखो दोनों में से अगर फ्लक्स दोनों का बराबर है तो करंट किसमें ज्यादा है? अभी बताया हो इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो I2 इज ग्रेटर देन I1 बताया मुझे? बताया H2 विल बी ग्रेटर देन H1 होगा कि नहीं होगा? H2 will be greater than H1। समझ में आ रहा है बात?
जब तक इसको घर जाके फिर से नहीं पढ़ोगे, दिमाग में नहीं बैठेगा कि कैसे करना, यहाँ जा करके छोड़ दिए तो छूट गया। समझ में आया? तो मैग्नेटिक सर्किट में इतने ही सवाल आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इसी के ऊपर आगे पीछे घुमाएगा, इसी के ऊपर बस, इससे ज्यादा आगे पीछे बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। समझ में आ रही बात? करना क्या है कुछ चीजें याद रखना है, एमएमएफ का फॉर्मूला याद रखना है, रिलक्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है, बी का फॉर्मूला याद रखना है, एच का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। उसके बाद बीएच कर्व याद रखना है। बीएच कर्व कैसे कम होता है, म्यू आर जितना आपका कम रहेगा उतना बीएच कर्व भी पतला बनेगा। समझे? म्यू आर जितना बढ़ा दिया आप, एकदम ज्यादा लोहा, एकदम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, म्यू आर किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल पढ़े होगे ना सब लोग, मटेरियल होता है, एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये सब चीज? कि नहीं पढ़े? पढ़े हो? बताओ तो क्या होता है डायमैग्नेटिक? भूल गए? किसी को पता है डायमैग्नेटिक क्या होता है? तो उसको भी बता देता हूँ, उससे क्वेश्चन आ जाए। देखो, एक होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है? अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, समझे, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का उल्टा बनता है। समझे बात को? जैसे क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड, चित्र से समझोगे तो कभी नहीं भूलो। समझे? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। एक मटेरियल को अंदर डाला, ये मटेरियल है, इसको अंदर डाला, जैसे ही अंदर डाला इसमें भी मैग्नेटिज्म आ गया, जैसे ही अंदर डाला मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें भी मैग्नेटिज्म आ गया, लेकिन उल्टा आ गया। हरी बसन में उसको डालने के बाद उल्टा मैग्नेटिक फील्ड इसमें बने, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। उसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। जैसे ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उसमें उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो ये क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। क्लियर है सभी को? उसके बाद होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, लेकिन उसी के डायरेक्शन में बनता है, उसी के डायरेक्शन में बनता है। ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है बात? अब एक होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जो आयरन वगैरह जो है ना, ये सब फेरोमैग्नेटिक। इन दोनों में क्या है? इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बाहर निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चल रही। समझ में आ रही बात? इसको भी पैरामैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड में डाले तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बना, बाहर निकाले तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया उसका। ठीक है? जब तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तब तक वो मैग्नेट खुद भी मैग्नेट बन जाता है, और बाहर जाकर के उसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक में बाहर आने के बाद भी उसमें मैग्नेटिज्म मेंटेन करता है। जैसे क्या है? फेरोमैग्नेटिक को इसके अंदर डाले अपन, ये इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, उसके बाद जब इसको बाहर निकाले ना, तब भी उसका मैग्नेटिक फील्ड बरकरार है, इसमें नहीं रहेगा। पैरामैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाले, उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म। फेरोमैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाले तो उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं होगा। तो हमारी बात, उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म। ये बेसिक डिफरेंस है। मैग्नेटिक मटेरियल इसलिए ऐसा बनाया हम लोग जो है, जितना होता है ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर हो गया, मशीन हो गया, सब मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना। क्लियर है बात? चलो नोट करो इसको।
तो चलो एक बेसिक क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में क्या अंतर रहता है? ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में, ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में कोई सिमिलैरिटी होती है क्या? कोई भी मतलब सिमिलर होता है? ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में क्या एक समान होता है? कुछ एक समान होता है उसमें ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर? दोनों सेम ही है क्या सर? ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर दोनों सेम रहता है, बस क्या होता है इंडक्शन मोटर में सेकेंडरी को घूमने की इजाजत दी जाती है ना? ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी घूमने के लिए इजाजत नहीं रहती। अगर मैं बोलूंगा ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में दोनों में एक टेस्ट किया जाता है, ठीक है? कौन सा टेस्ट किया जाता है? जिसको बोलते हैं नो लोड टेस्ट, या उसको ओपन सर्किट टेस्ट भी कह सकते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। तो इंडक्शन मोटर में उसका करंट ज्यादा आता है और ट्रांसफार्मर में उसका करंट कम आता है। क्यों कम आता है बता सकते हैं? एक टेस्ट होता है, इसी के बेसिस पे है, यहीं पर बोर्ड में कहीं है उसका आंसर। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि ट्रांसफार्मर में जब हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं ना, तो ओपन सर्किट टेस्ट के समय करंट बहुत कम आता है, बहुत कम करंट आता है। फुल वोल्टेज देते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट देते हैं ना तो पूरा वोल्टेज देते हैं, फुल रेटेड वोल्टेज देते हैं, लेकिन करंट कम आता है। ठीक, इंडक्शन मोटर में भी वही काम करते हैं, फुल करंट देते हैं लेकिन उसमें करंट ज्यादा आता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, इंडक्टेंस की रिलक्टेंस की वजह से। किसमें रिलक्टेंस ज्यादा होता है? तो उसका रिलक्टेंस ज्यादा होना चाहिए ना फिर। तो इंडक्शन ट्रांसफार्मर में करंट ज्यादा लगना चाहिए, इसका रिलक्टेंस ज्यादा, उसका करंट भी ज्यादा। देखो, ट्रांसफार्मर में कहीं एयर गैप होता है? कहीं पर भी एयर गैप होता है ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर में कहीं एयर गैप नहीं होता है, इंडक्शन मोटर में एयर गैप होता है। ये दोनों एग्जांपल वही है, ये ट्रांसफार्मर का एग्जांपल है, ये इंडक्शन मोटर का एग्जांपल। ट्रांसफार्मर में कहीं एयर गैप नहीं होता, इंडक्शन मोटर में क्या होता है? एयर गैप होता है, तभी ना घूमता है वो। बिना एयर गैप के घूमेगा क्या कोई चीज? तो इसीलिए जब हम लोग इंडक्शन मोटर में जब टेस्ट करते हैं ना, नो लोड टेस्ट जिसको बोलते हैं, तो उसमें करंट ट्रांसफार्मर से ज्यादा आता है, काफी ज्यादा आता है, ट्रांसफार्मर से 4-5 गुना ज्यादा आता है। समझ में आ रही बात? उतना ही रेटिंग में करोगे तब। क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक सर्किट से एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट होता है, आई एम। वो चीजें हमारी क्लियर होती है मैग्नेटिक सर्किट। किसका आई एम ज्यादा होगा, किसका आई एम कम होगा, ठीक है, वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई एम किसका ज्यादा होगा, तो इसी के ऊपर और 2-4 क्वेश्चन करते हैं। तो आई एम बेसिकली क्या समझोगे? आई एम जो मैं करंट वाला क्वेश्चन कराया हूं ना, उसी को समझोगे। जिसका रिलक्टेंस ज्यादा उसका करंट भी ज्यादा, ये याद, जिसका रिलक्टेंस ज्यादा उसका करंट भी ज्यादा। क्लियर है? तो अगर एक ट्रांसफार्मर है, 4 mm कोर, 4 mm का कोर, समझे?
4 mm का कोर है, मतलब क्रॉस सेक्शन 4 mm। 4 mm को मैं 8 mm कर दूं। 4 mm का कोर है, इसको मैं कर दिया 8 mm का कोर। ट्रांसफॉर्मर का डायमेंशन चेंज कर दिया। ट्रांसफॉर्मर का क्या कर दिया? डायमेंशन चेंज कर दिया। तो दोनों में से मतलब अगर करंट की बात करें तो दोनों में से करंट किसका ज्यादा होगा? कितना ज्यादा होगा तो बाद में देखेंगे किसका करंट ज्यादा होगा। 4 mm कोर का करंट ज्यादा होगा, जिसका एरिया कम उसका रिलक्टेंस, जिसका एरिया कम उसका रिलक्टेंस ज्यादा, जिसका रिलक्टेंस ज्यादा उसका करंट। अभी तो बताया भाई, करंट जो होता है ना, करंट प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस होता है, और फ्लक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस होता है। समझ में आ रहा है? इसको याद रखो, ये छोटा छोटा चीज होता है उसको याद रखो। हाँ, छोटा छोटा चीज को याद रखो। क्या बोल रहा हूँ? करंट जो है वो रिलक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका रिलक्टेंस ज्यादा उसका करंट भी ज्यादा। क्लियर है बात? क्या पूछा क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये वाला कोर और ये वाले कोर में इसमें ज्यादा करंट लगेगा बराबर फ्लक्स प्रोड्यूस करने के। अब देखो इसको कैसे समझोगे? ज्यादा मतलब ज्यादा mm का कोर का एरिया क्या होगा? कम होगा, इसका एरिया ज्यादा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एरिया A1 इज ग्रेटर देन A2। और जिसका एरिया ज्यादा उसका रिलक्टेंस A1 इज लेसर देन A2। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एरिया वाला चीज तो क्लियर है। अब रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस S इज इक्वल टू L अपॉन म्यू 0 म्यू r A। तो रिलक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो जिसका एरिया ज्यादा उसका रिलक्टेंस कम। समझ आ रहा है? इसका S1 विल बी ग्रेटर देन S2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? अब तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज ये है कि करंट किसका ज्यादा, तो जिसका रिलक्टेंस ज्यादा उसका करंट भी ज्यादा, इसलिए करंट I1 इज ग्रेटर देन I2। यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, समझे? मैग्नेटिक सर्किट में इसी तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। ये कॉन्सेप्ट पकड़ के चलोगे, दिमाग में बैठा लो, मन में इसको बार बार घर जाके रिवाइज करना कि सर ये बताए थे, तो ये दिमाग में बैठ गया तो तुम लोग ये गलती नहीं करोगे वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। समझ में आ रही बात? अब मैं ट्रांसफॉर्मर में आता हूं। मैग्नेटिक सर्किट को अच्छे से रिवाइज करना। अगर कोई भी चीज में प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से कल फिर से पूछना कि सर आप इसको फिर से बताओ। ठीक है? क्या है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा चीज क्लियर कवर कराना है, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं बता रहा। ये मत सोचना कि मेरे को आता नहीं है इसलिए नहीं बता रहा, वो तुम्हारे काम का नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है, आप लोग किताब उठा के भी तो पढ़ सकते नहीं उसमें, लेकिन पढ़ते पढ़ते 1 साल निकल जाएगा। समझे? क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना समझ में नहीं आएगा। डिप्लोमा लेवल का है पेपर, तो डिप्लोमा लेवल की पढ़ाई करनी है, समझे? गेट लेवल का पढ़ाई मत करना कि यार गेट में जितना आता है वैसा टाइप का नहीं पढ़ना। क्लियर है बात? 80% आएगा सब कुछ, मेजरमेंट हो गया, एनालॉग डिजिटल सबको पढ़ना है, लेकिन सबका बेसिक। क्लियर है बात सभी को? अब मैं ट्रांसफॉर्मर का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, मतलब ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? पहले ये बताओ ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए तो रियोस्टेट का भी यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते? स्कूल में 12वीं में पोटेंशियोमीटर के तो एक्सपेरिमेंट किए हो पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट किए हो? 12वीं में हम लोग को तो करवाया पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट, नहीं तो रियोस्टेट का एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ईयर में भी किए होंगे। ये रियोस्टेट को बदलोगे तो वोल्टेज कम ज्यादा हो जाता है, होता है कि नहीं होता? तो ट्रांसफार्मर की क्या जरूरत, उतना महंगा बनाने की क्या जरूरत?
क्या जरूरत है इसकी? फ्लक्स को भी चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, और सेम अगर वोल्टेज को अप डाउन कर रहा है तो वो तो रियोस्टेट भी करेगा, वो भी फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता, वो भी कुछ चीज को नहीं बदलेगा। फ्लक्स का तो काम भी नहीं है, फ्लक्स को यूज करके तो मेरा बल्ब नहीं जलता, मेरा बल्ब जलता है लाइट करंट का यूज करके, तो फ्लक्स का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, रियोस्टेट भी नहीं बदलता, तो ये क्या काम है? घर में, तुम्हारे घर के सामने में ट्रांसफार्मर लगा होगा कहीं ना कहीं, इतना ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं? एक तो लगा देते, खत्म कर देते, इतना ट्रांसफार्मर लगाने की क्या जरूरत है? बता सकते हो? इसको इसलिए देखो क्या है, पूरा पावर सिस्टम समझोगे ना तो ट्रांसफार्मर का काम समझ आएगा। पावर सिस्टम में सबसे पहले होगा जनरेटर। जनरेटर कितना वोल्टेज जनरेट करेगा? ये 11 किलो वोल्ट जनरेट करेगा, नहीं तो 33 किलो वोल्ट जनरेट करेगा। समझ में? दो तरह का जनरेटर होता है, एक जो 11 किलो वोल्ट जनरेट करता है, दूसरा 33 किलो वोल्ट जनरेट करता है। और मान लो 500 मेगावाट का ये जनरेटर, 500 मेगावाट का जनरेटर, तो जो फुल लोड की बात करें, फुल लोड की बात करें, फुल लोड मतलब पूरा 500 मेगावाट इसका चालू है, ठीक। तो फुल लोड में इसका करंट कितना होगा? अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज करंट होता है, मान लेते हैं पावर फैक्टर 1, ठीक है, तो पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, तो इसका करंट निकालना, करंट कितना है? 500 इंटू 10 का पावर 6 बटे 11 इंटू 10 का पावर 3, कितना आएगा? 45.4 इंटू 10 का पावर 3, कितना करंट आएगा? किलो एम्पियर में करंट, ठीक है, कितना है? किलो एम्पियर में करंट। मान लेता हूँ 46 किलो एम्पियर का करंट निकल रहा है, 46 किलो एम्पियर का करंट निकल रहा है। अब यहां से मान लो कि तुम्हारा घर जो है, तुम्हारे घर में आ रहा सप्लाई है, घर तुम्हारा मान लो 90 किलोमीटर दूर, तो 90 किलोमीटर दूर में मान लो कि टोटल रेजिस्टेंस उतना दूर, उतना तार इतना लंबा, उसका टोटल रेजिस्टेंस एक ही होगा, ठीक है, एक ही होगा, तो कितना पावर लॉस हो जाएगा? कितना पावर लॉस हो जाएगा? 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रजिस्टर है, तो पावर लॉस निकाल लेते हैं। पावर लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? आई स्क्वायर आर होता है कि नहीं होता है? तो ये हो जाएगा 46 का स्क्वायर गुना आर इंटू 10 का पावर 3 गुना आर की वैल्यू 1 है, तो पूरा सब पूरा पावर लॉस ही हो गया। घर में क्या पूछे? घर में क्या पूछे? कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? घर में क्या पूछेगा? कुछ नहीं। तो क्या करेंगे अब इसके लिए? हम लोग जो है इंजीनियर लोग दिमाग लगाए। क्या दिमाग लगाए? सबसे पहले ट्रांसफार्मर की खासियत क्या है? रियोस्टेट क्यों नहीं यूज करते? रियोस्टेट में वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। हरी बात समझ। रियोस्टेट में क्या होता है? वोल्टेज अगर बढ़ता है, अगर आप कहीं का वोल्टेज बढ़ाओगे तो उसका करंट भी बढ़ेगा, लेकिन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहले ट्रांसफार्मर लगाए, ट्रांसफार्मर लगाएंगे, क्या करेंगे? ये 11 किलो वोल्ट को बदल देगा 440 किलो वोल्ट में बदल देगा, है ना? 11 किलो वोल्ट को 440 किलो वोल्ट में बदल देते हैं। तो जहां का वोल्टेज ज्यादा होता है ना, वहां का करंट क्या हो जाता है? वहां का करंट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी का ना पावर अलग अलग नहीं होती। अरे बात समझ में, ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी का जो पावर होगा ना, वही सेकेंडरी का भी पावर होगा। तो ट्रांसफार्मर में करंट चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है, पावर चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। याद रखना, क्या क्या चेंज होता है? वोल्टेज चेंज होगा, इधर इधर का वोल्टेज चेंज हो सकता है। हर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज भी चेंज नहीं होता। एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, उसका वोल्टेज चेंज नहीं होता है। अरे बात समझ में? तो इसका वोल्टेज चेंज हो सकता है, करंट चेंज हो सकता है, लेकिन किसी भी ट्रांसफार्मर का पावर नहीं चेंज होता। इसलिए ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा बोलते हो क्या कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी का केवीए 20 है और सेकेंडरी का केवीए 40 है? ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि दोनों का बराबर होता है, ठीक है।
तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज जब बढ़ेगा तो करंट कम हो जाता है। इसका अगर रेशियो देखोगे 11 को 4 से 40 को बदल रहा है तो 40 गुना वोल्टेज को बढ़ा रहा है, तो 40 गुना वोल्टेज करंट भी कम हो। अगर 40 गुना वोल्टेज बढ़ रहा है तो 40 गुना करंट भी कम हो। समझ में आ रही बात? तो करंट को कम कर दिए, तो करंट को कम कर दिए तब दूर तक जा सकता है कि नहीं जा सकता, क्योंकि कम करंट में लॉस कम हो रहा है तो पावर दूर तक जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर नहीं होता तो पावर दूर तक जा सकता था। तो पहला जो पावर सिस्टम बना था ना वो 10 किलोमीटर तक में भी अच्छे से काम नहीं कर पाता, वो 10 ही किलोमीटर के रेंज को भी पावर नहीं दे पाता था। डीसी बनाया था, उसका एडिशन का नाम सुने ना, एडिशन, थॉमस अल्वा एडिसन, वो डीसी बनाया था, वो जाते ही नहीं थे। फिर उसके बाद देखो क्या है, ये तो हम लोग लगाते हैं, इसको बोलते हैं जीटी, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर लगा, जनरेशन ट्रांसफार्मर, ये इतना बड़ा। अब मान लो कि मेरे को और दूर तक भेजना है, और दूर तक भेजना है तो 440 किलोवाट को भी बढ़ा देगा और वो 1000 किलोवाट तक कर देगा। बहुत दूर तक भेजना है, 1000 किलोवाट का एक लाइन है ग्रीना साइड में, 1000 किलोवाट का लाइन, ठीक है, तो इतना बढ़ा दिया। अब उसके बाद जब घर के पास लेना है तो घर के पास मेरे को कितना चाहिए, घर के पास मेरे को 440 वोल्ट ही चाहिए। तो क्या करूंगा, जैसे मान लो इधर तक आता है तो ये 11 किलोवाट या 35 किलोवाट तक आता है, सब स्टेशन लगता है, सब स्टेशन में 440 को फिर से कम करता है 11 पे। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन क्या करेगा, 4 से यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल, ये मान लो 440 को 1000 में किया, ये वाला जो सब स्टेशन है 1000 किलोवाट को 11 किलोवाट में बदल दिया, ठीक है। फिर ये वाला जो है ये इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, समझे, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो बहुत सारा पैरेलल में लगा रहेगा ना, पैरेलल ऑपरेशन पढ़ाऊंगा, समझे, बहुत सारे ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगा है, जो घर के पास में ट्रांसफार्मर देखते हो वो सब के सब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। बिलासपुर के जितना भी एरिया में लगा हुआ है ना वो सब पैरेलल में लगा हुआ है, कैसे समझ में, सबके सब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये क्या करेगा, 11 को 440 में बदल दो, समझे, 11 को 440 में सब बदल दो, तो ये कई सारे हो जाते हैं। तो जब कई सारे घरों को सप्लाई करते हैं तो तुम देखना एक ट्रांसफार्मर कम से कम 15-20 घर को सप्लाई करेगा, कई कई केस में तो पूरे कॉलोनी को सप्लाई करता है कि नहीं करता। तो इसलिए करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, यहाँ ज्यादा करंट चाहिए ही मुझे, ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा करंट नहीं चाहिए, समझ में। तो बोलोगे सर ट्रांसमिशन लाइन को छूते हैं तो क्यों आदमी मर जाएगा, अगर करंट ज्यादा नहीं है तो ट्रांसमिशन लाइन को छूने से आदमी मरता क्यों, क्योंकि मरता आदमी है वोल्टेज से, करंट से नहीं मरता। मरते किससे हैं, वोल्टेज से। जैसे क्या है, इसका मान लो बोर्ड का वोल्टेज होगा 11 किलो वोल्ट, अब बोर्ड में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, मैं छू दिया मेरे में तो करंट फ्लो करेगा, तो मैं मेरे में करंट फ्लो किया इसके कारण से मैं मरा हूं, इसमें करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा उससे मेरे को क्या लेना देना, समझ में आ रही बात। तो हम लोग मरते हैं तो किस कारण से मरते हैं, वोल्टेज के कारण से। तो किसी जगह में करंट ज्यादा है वोल्टेज कम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई जगह देखियो जहां पर करंट ज्यादा होता है वोल्टेज कम होता है। कभी भी इंडक्शन चूल्हा में खाना बनाया हो, एक इंडक्शन चूल्हा आता है उसमें खाना बना, उसमें करंट बहुत होता है, उसका वोल्टेज कम होता है। बर्तन को छूते हो तो बर्तन में खाना पकता कैसे है, करंट से तो पकता है, करंट गर्म करता है, करंट से खाना पकता है, दूध उबलता है, सब कुछ होता है, लेकिन तुम उसको छुओगे तुमको कुछ भी नहीं होगा, क्यों, वोल्टेज कम होता है। समझ में आ रही बात। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर पहला काम ये कर रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन के करंट को कम करता है ताकि मेरा पावर लॉस कम हो, ठीक है। दूसरा काम क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन साइड में वोल्टेज को कम करके करंट को बढ़ा ताकि ज्यादा से ज्यादा घरों में करंट सप्लाई किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा घरों में सप्लाई किया जा सके। जैसे अगर ट्रांसफार्मर अगर करंट को नहीं बढ़ा पाता तो एक ट्रांसफार्मर एक ही घर या 2 घर को ही सप्लाई कर पाता, तो ना इसका करंट बढ़ जाना मतलब समझ लो कि मैक्सिमम करंट वैल्यू बढ़ जाती है कि कितना करंट झेल सकता है। करंट बढ़ जाना मतलब ये नहीं है कि भाई बिना लोड बिना पंखा चलाए ही करंट बढ़ जाएगा, वो करंट पंखे लोड पे डिपेंड करता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, समझे। जैसे क्या है कि अगर ये ट्रांसफार्मर अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता, समझ में, ट्रांसफार्मर नहीं होता तो एक ही घर में जा सकता, इतने घरों में जो सप्लाई दे रहा है ना एक ही ट्रांसफार्मर नहीं कर पाता, क्लियर है बात।
तो ये दो काम है। तीसरा ट्रांसफर, देखो पहला ट्रांसफार्मर का काम देखना है। पहला क्या है, टू रिड्यूस करंट इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में करंट को कम करना है, ये अच्छी बात है ट्रांसफार्मर की। दूसरा क्या है, ये दिस रिड्यूसेस लॉस, ये क्या करेगा, लॉस को कम करेगा। दूसरा काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो डीटी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस करंट, ये क्या करता है, करंट को कम कर देता है, सॉरी बढ़ा देता है, टू सप्लाई टू मैक्सिमम लोड, ज्यादा से ज्यादा लोड में सप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगता है इसको बोला जाता है पावर ट्रांसफार्मर। क्या कहा जाता है, पावर ट्रांसफार्मर। समझ में, जो ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसफार्मर लगेगा उसको क्या बोलेंगे, पावर ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। सारी बात समझ, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोनों का अलग अलग काम। ठीक है, दोनों का अलग अलग एफिशिएंसी भी होता है, सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ये दो काम हो गया। तीसरा काम क्या करता है, तीसरा काम करता है आइसोलेशन करने के लिए भी काम करता है, आइसोलेशन इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मतलब आप चाहते हो कि एक सर्किट और दूसरे सर्किट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना, समझ में आ रहा है बात, एक सर्किट और दो सर्किट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना हो, ऐसा आप चाहते हो, तो क्या करोगे, ट्रांसफार्मर लगा दो। समझ में, आइसोलेशन करने का भी काम करता है। चौथा काम करता है ऑटो ट्रांसफार्मर, जो होता है वो बूस्टर की तरह भी काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर एज बूस्टर, बूस्टर की तरह भी काम करता है। बूस्टर मतलब क्या होता है कि कहीं का अगर वोल्टेज कम हो गया किसी कारण से, तो क्या करेगा ऑटो ट्रांसफार्मर, उसके वोल्टेज को बढ़ा देगा। वोल्टेज को बढ़ा देगा तो वह बूस्टर काम करता है। समझ में आ रही बात है, एक बूस्टर की तरह भी काम करता है। और क्या काम करता है, और काम करता है फॉर वोल्टेज मेजरमेंट, और वोल्टेज मेजरमेंट, वोल्टेज मेजरमेंट करता है, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो बोलो कैसा, वोल्टेज मेजरमेंट वोल्ट मीटर से क्यों नहीं करते, वोल्ट मीटर से क्यों नहीं करते, ट्रांसफार्मर से कैसे वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। तो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज मेजरमेंट नहीं करते, खाली वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप डाउन करके वोल्ट मीटर से ही नापेंगे। जैसे मान लो एक तार में 440 किलो वोल्ट जा रहा है, तो 440 किलो वोल्ट का वोल्ट मीटर लेके जाओगे क्या वहां पर, वो इतना बड़ा होगा कि उसको उठाते उठाते 10 आदमी लगेंगे। 440 किलो वोल्ट का वोल्ट मीटर, तो क्या करते हैं, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, वो उसको स्टेप डाउन कर देता है। स्टेप डाउन कर देता है तो वो मान लो 10 ही वोल्ट में स्टेप डाउन कर देगा, तो 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर काफी है उसको नापने के लिए। समझ में आ रही है बात। तो वो ये सब जो है, जैसे पावर प्लांट वगैरह में जाओगे ना तो वहां दिखेगा पोटेंशियल ट्रांसफर। अब छठा होता है फॉर करंट मेजरमेंट, और करंट मेजरमेंट, करंट को नापने के लिए भी काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। इसमें बहुत अच्छा अच्छा सवाल आता है करंट ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर पढ़ूंगा तो ये दोनों ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, ये दोनों ट्रांसफार्मर, ये पांचवा और छठा, ये दोनों ट्रांसफार्मर को कंबाइंड में कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है। आया समझ में, चलो नोट करो इसको। ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया।
हो गया? हो गया सभी का? तो देखिए ये अपन इतना किए हैं आज। क्लास कैसा लगा आज का? ठीक लगा क्लास? ठीक है, तो अपने को करना कैसे है, मैं आप लोग को स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आप लोग को जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको जा करके रिवाइज करो, उसको दिमाग में बैठाओ कि इतनी इतनी चीजें हैं, ये क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। मैं क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा, थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन क्वेश्चन कराऊंगा और उससे रिलेटेड थ्योरी बता दूंगा। ठीक है, बहुत थ्योरी रट के जरूरत नहीं है, काम काम की चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ते जाओ, बस उसी में निकलेगा सीएस। ठीक है, 80% टेक्निकल दे रहा है, बहुत बड़ा एडवांटेज है ये, जो टेक्निकल पढ़ेगा उसी का निकलेगा, ये याद है। ठीक है, पहले क्या होता था 50-50% कर देते थे, तो जिसका नॉन टेक भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होता था उसका भी निकल जाता। इस बार 80% टेक्निकल आ रहा है, टेक्निकल वालों को ही निकले। तो जो पढ़ा रहा हूँ उसको जा करके रिवाइज करो, उसको मन में बैठाओ, भले दूसरा क्वेश्चन करो या मत करो, उसको मन में जरूर बैठाओ कि सर ऐसा ऐसा बताया है, ये गलती नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात सभी को? तो क्या है कि कल जो है ट्रांसफार्मर के आगे का कि जो जो काम की चीजें हैं, जो जो है सबको मैं बताते जाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते जाऊंगा। ठीक है, अपने को 3 महीने में पूरा इलेक्ट्रिकल खत्म करना है, तो थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, तो एक आध क्लास छूटा या कुछ छोड़ दिया रिवाइज करना तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए रोज का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको बस रिवाइज करो आराम से। ठीक है, क्लास नहीं छोड़ना एक भी, बहुत जरूरी। क्लियर है सभी को? आज की क्लास यहाँ से यहाँ पर खत्म कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए थैंक यू। ऑनलाइन वाले आप लोग भी बताइएगा क्लास कैसा लगा आप लोग को। चलिए थैंक यू।